ये रोजगार आधारित शिक्षा जिसको हम कहा जाए कि कोई बच्चा टेलर भी बनेगा, कोई बच्चा प्लम्बर भी बनेगा, कोई बच्चा कारपेंटर भी बनेगा, है ना। ये काम है और इनकी ट्रेनिंग होती है ना, इनकी ट्रेनिंग मिलती है, इनका सर्टिफिकेशन करने की गवर्नमेंट बात कर रही है, बहुत सारी स्टेट्स में होने लगा है ना। कि जैसे कोई अगर हस्त कौशल में निपुण कोई मैकेनिक है, मिस्त्री है, यानी कि उसका कार्ड बनेगा और उसको ऑथराइज मैकेनिक घोषित किया जाएगा, है ना। अब जैसे ही मैंने उसको सीखने की कोशिश की, मेरे पे वो कास्ट बेस्ड स्टिग्मा फिर से मेरे ऊपर चढ़ने लगेगा। और जाति व्यवस्था से तो अभी हम लड़ रहे हैं, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ये आप लोग जानते हैं। तो फिर कहीं वही समस्या मैंने पड़ जाएगी, ये लोहे का काम करने वाला लोहार हो जाएगा और ये दर्जी का काम करने वाला उस कास्ट का हो जाएगा, ये कपड़े बुनने वाला उस कास्ट का हो जाएगा, ये समस्या हो जाएगी। तो क्या दूसरी बार ये भी बात है कि क्या गवर्नमेंट ये ट्रेनिंग देने के बाद कहीं कोई इंडस्ट्री बना रही है कि हाँ ये हम कपड़े की इंडस्ट्री बनाएंगे, यहाँ पर बच्चों को इंटर्नशिप के लिए यहाँ मौका मिलेगा, बच्चे कपड़े सिल सकेंगे, कपड़े सिलने की ट्रेनिंग मिलेगी, लोहे का काम, गाड़ियाँ ठीक करने का काम, फर्नीचर बनाने का काम, अगर वो तैयार होगा फिर फर्नीचर, मान लीजिए कि हमने यहाँ वर्कशॉप लगा दी, बच्चे फर्नीचर तैयार करेंगे, उसको खरीदेगा कौन? इतनी लकड़ी अवेलेबल कहाँ से करेंगे? पेड़ काटने पे तो अभी रोक लग रही है, पॉल्यूशन, उसकी भी दिक्कत है। तो ये हमारे चुनौतियां भी हैं, सरकार इनको कैसे से निपटेगी, क्या इसके लिए एक और कोई व्यवस्था बनाई गई है? तो ये जो वोकेशनल एजुकेशन है, इसको जरूर शिक्षा से जुड़ा जाए, वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, और ये जो इंडस्ट्री है ना वो लगाई जाए, उनमें बच्चों को ले जाया जाए, तब जाके हो सकता है। नहीं तो फिर बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करके वही पैतृक काम ही अगर अपनाने हैं ना, तो फिर कोई बच्चा वोकेशनल एजुकेशन में आएगा नहीं, फिर हमें बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए वोकेशनल एजुकेशन दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़े, है ना। अब क्या है कि एक्चुअली ये भी है कि हम अभिभावकों ने बच्चों के मस्तिष्क में पता नहीं क्या चीज़ें भर दी हैं कि हाँ आपको बस एक कैबिन मिल जाए और आप एक सूट बूट पहन के काम ही करें, है ना। आप किसी होटल में या किसी एक रेस्टोरेंट में कुक क्यों नहीं बन सकते, खाना बनाने वाले क्यों नहीं बन सकते, है ना। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे बहुत उदाहरण है, क्यों नहीं बन सकते। एक पेंटर क्यों नहीं बन सकते, है ना। या एक कोई भी काम करने वाले, मूर्तियां बनाने वाले क्यों नहीं बन सकते। इस हर एक काम है, ये रोजगार है। हमने केवल एजुकेशन को नौकरियों से जोड़ के देखना शुरू कर दिया है, और ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इससे बचा हुआ हूं, क्योंकि मैं भी समाज का हिस्सा हूं, उसी समाज से मैं सीख के आया हूं, सारे लोग ही। तो ये बहुत जरूरी है कि रोजगार और उसके साथ साथ इंडस्ट्री दी जाए, और हायर एजुकेशन में ज्यादा बढ़ाने से अच्छा है, ज्यादा लोग बढ़ाने से अच्छा है कि जो लोग लेके आ जाएं वो बड़े अच्छे लेके आ जाए। हालांकि उसका प्रावधान किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो है केवल योग्य व्यक्तियों को ही उच्च शिक्षा में लेके आएगी, केवल योग्य व्यक्तियों को। लेकिन अब समस्या क्या आती है, व्यवहारिक समस्या क्या आती है कि पहले तो हमने तय कर दिया कि जो बच्चे टॉपर होंगे उन्हीं को लेके आएंगे, लेकिन धीरे धीरे कट ऑफ गिरने लगती है। हायर एजुकेशन में कोई आना ही नहीं चाहेगा, कम लोग आना चाहेंगे, है ना। उस व्यवस्था से हम कैसे निपटेंगे, ये भी हमारे लिए एक चुनौती का जो है विषय है। तो हम अच्छे लोगों को, बेहतर लोगों को जो रिसर्च करें, जो उच्च शिक्षा में आए, टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनको लेके आए, है ना, और बाकी लोगों को काम दें। और फिर दूसरी एक प्रयास और हमें सामाजिक स्तर पे बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को ये करने की जरूरत है कि हम जो वर्क बेस्ड स्टिग्मा है ना, काम आधारित लोगों पे एक निशान लगा देते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। कि कोई अगर सफाई कर रहा है तो वो उसका काम क्या है, कोई दरवाजा खोल रहा है, पियन है तो वो पियन है, मैं एक प्रोफेसर हूं तो बड़ा हो गया, एक टीचर है तो वो मेरे से छोटे रैंक पे आ गया। ये रैंक से हमें ऊपर उठने की जरूरत है ना। एक वो तो दूसरी कंट्रीज आगे क्यों है, क्योंकि अगर यूएस का प्रेसिडेंट भी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यूएसए का प्रेसिडेंट भी है, तो वो भी अपने ऑफिस में अपनी कॉफी खुद डाल के पी सकता है, और अगर मैं उनसे मिलने गया हूं तो वो मेरी कॉफी मुझे सर्व भी कर देगा। और मैं अगर एक टीचर हूं तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे पियन ही चाय सर्व करे, और मेरे पास जो व्यक्ति आया है उसको भी वो चाय सर्व करे। तो ये जो हमारी एक काम के प्रति, एक काम को गलत नजरिए से हम हमेशा छोटे और बड़े नजरिए से देखते हैं, उससे ऊपर उठने की बहुत जरूरत है। काम सारे एक जैसे हैं, और ये जो हमारे तो कल्चर में ये था ना कि कर्म ही पूजा है,
है ना। तो हम उससे तो हम जिसको कह सकते हैं बिल्कुल ऑपोजिट है। हमने काम के आधार पे कास्ट बांट दी कि ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि काम को हमने छोटा समझ लिया, है ना। और गांधी जी खुद वर्क बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं। वो भी कहते हैं कि शिक्षा को काम से जुड़ा जाए, रोजगार मिले, है ना। और जैसे ही शिक्षा काम आधारित होगी और वोकेशनल एजुकेशन मिलेगी, बच्चों में डिसिप्लिन बढ़ेगा, अनुशासन बढ़ेगा। और ये उदाहरण है उन कंट्रीज के जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन ज़्यादा अच्छे ढंग से दी है, उनमें बच्चों में अनुशासन है। क्योंकि काम करने वाले बच्चे फ्री रहने वाले बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा अनुशासित होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है ना। तो इसलिए ये भी चीज़ जरूरी है। हाँ, विद्यालय शिक्षा का स्ट्रक्चर जो है वो सारे आप लोग जानते हैं, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब उसके बारे में बात करेंगे, विद्यालय शिक्षा के बारे में ज़्यादा बातचीत। हायर एजुकेशन जो है, अब मैं रिसर्च पे भी बात नहीं करूंगा। ज़्यादातर विद्यार्थी हैं कि जो एक रिसर्च जो है क्या उसका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बनाने की बात की गई है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि वो क्या है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी वो उनसे अलग बात है ना। लेकिन ये जो पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट करने की सबसे पहले, क्योंकि देखिए कुछ एक संवैधानिक अगर मत को देखें तो कुछ एक चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी। मेरा ये जो एक जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये भी मत है ना। जैसे पॉलिसी जब जुलाई में लागू हुई, है ना, उसकी संवैधानिक तौर पे घोषणा हुई, तो आपको पता संसद में उसकी बहस नहीं हुई। ये भी एक चीज़ जरूरी थी, क्योंकि हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। उस संविधान के अनुसार वहाँ उसके ऊपर बहस भी जरूरी थी। तो लेकिन खैर कोविड की सिचुएशन थी, हम ये कह सकते हैं अगर इसको इस तरीके से देखें तो। लेकिन जो हमारे लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी विल पावर जो है वो हमेशा कारण रही है। अब देखिए, जब पेस सेटिंग स्कूल 1986 में एस्टैब्लिश हुए नवोदय विद्यालय, तो स्टेट भी वैसे विद्यालय आयोग बना सकते थे, क्योंकि नवोदय और केवी अपने आप में अद्वितीय उदाहरण है। कुछ एक स्टेट्स ने मॉडल स्कूल बनाए, लेकिन हम लोगों ने नहीं बनाए। तो वैसे स्कूल्स भी हम स्टेट्स भी खोल सकती थी। अब प्रत्येक जिले में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खोल सकती है, तो प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स हैं वो भी खोल सकती थी। तो इसलिए कहने का तात्पर्य कि इनकी विल पावर जो है उनको इसमें ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है, बशर्ते जो एक मतलब ये राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। बात सभी के लिए है कि जितना लोग सरकारें फॉर्म करने में पॉलिटिकल लोग अपनी इच्छा दिखाते हैं, उतना देश को बनाने में योगदान अपनी इच्छा दिखाएं, उतनी इच्छा शक्ति दिखाएं, तो ये सफल हो सकती है। और तभी हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टीचर्स के साथ साथ अभिभावक और प्रशासन और पॉलिटिशियन सबसे पहले। मैं टीचर्स को बाद में रखूंगा, क्योंकि जब तक वो सुविधा नहीं देंगे टीचर्स नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। हमारे पास एक ही क्लास में 100 बच्चे हैं, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि बैठने की व्यवस्था नहीं है। और लेटर आता है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। कैसे करें? हमारे पास क्लासरूम ऐसा है, नहीं कर सकते हम सोशल डिस्टेंसिंग। एक दिन में भी अगर हम अल्टरनेटिव डे पे बच्चों को बुलाएंगे तो भी हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। ऐसे क्लासरूम आप लोगों ने बनवाए नहीं, है ना। तो ये जरूरी है कि उन लोगों की विल पावर सबसे पहले काम करे, वो केवल ऑर्डर्स ना निकालें, वो व्यक्तिगत रूप में इसमें जुड़े। और जो मिशन है, क्योंकि पहली बार इसका नाम भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना, राष्ट्र शिक्षा की राष्ट्रीय नीति नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। जो जब सर की हम उसमें वर्कशॉप में थे तो ये बात डिस्कस हुई थी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन होना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पे पॉलिसी है ना, नेशनल एजुकेशन के लिए पॉलिसी नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था कंकरेंट लिस्ट में है ना, राज्य सूची में भी नहीं है और संघ सूची में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में है। राज्य अगर कोई पॉलिसी बनाएगा तो स्टेट उसको अपनी मर्जी से अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से लागू करेगा। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो मतलब एक तरीके से हम, लेकिन ये भी है कि प्रयास हमारा है कि शिक्षा का थोड़ा सा राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन जो व्यक्तिगत या क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनसे हम भाग नहीं सकते हैं, है ना। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कोठारी आयोग की तरह कहा है पॉलिसी ने, लेकिन नहीं इंप्लीमेंट हो सकता, क्योंकि नॉर्थ स्टेट वाले लोगों ने, हम लोगों ने, नॉर्थ इंडियंस ने
मध्य प्रदेश के इस साइड वाले लोगों ने, हिंदी भाषाई क्षेत्र के लोगों ने कभी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखने की कोशिश नहीं की तीसरी भाषा के रूप में, और उनको कहते हैं कि हिंदी सीखो। मानसिकता तो हमारी भी ये है, हमेशा से हमने अपने को तो इंडियन मान के चलते हैं, उनको साउथ इंडियन कहते हैं। क्यों भाई? उनके साथ साउथ नाम लगता ही लगता है, नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ नॉर्थ ईस्ट लगता है, इंडिया तो हम कभी कहते नहीं है इनको, है ना। तो ये जो मानसिकता है हमारी, इससे भी हमें ऊपर उठने की जरूरत है। हम यहाँ पर जितने हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, हम क्या करते हैं, हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली और उसके बाद संस्कृत को पढ़ेंगे। भाई कुछ बच्चों के लिए आप तेलुगु, मलयालम, तमिल, उड़िया वो पढ़ने के लिए, बंगाली पढ़ने के लिए भी खोलिए, वो भी विश्व की उन्नत भाषाओं में से एक है। भारत की जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनमें भी उनका भी स्थान है। इंग्लिश तो नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी पूर्ण रूप से, क्योंकि अगर सफल होता ना तो जो है 1968 की शिक्षा नीति के बाद से ही वो इम्प्लीमेंट हो जाता। तो इतनी सारी बातें थी मैं लेकिन कोई सवाल जरूर हो तो चाहे बाद में सारे लोग प्रेजेंट कर लें, तब भी अभी भी आप लोग पूछना हो, किसी बच्चे को पूछना हो, वो पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेषकर बच्चों को। और आप लोग बहुत पढ़िए। मैं ये कहूँगा, ये कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हमारा संविधान ये मानता है, हमारा संविधान ये बात कहता है कि हम अभी वीकर सेक्शन में हैं, मैं भी और लड़कियां भी। बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं माइनॉरिटी हूँ, आप गर्ल स्टूडेंट्स हैं। हम वीकर हैं अभी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अभी, हम दूसरे दर्जे पे हैं, हमें सीख के दूसरे लोगों के बराबर आना है, इसीलिए हमें स्पेशल जो सुविधाएं जो है वो मिल रही हैं। तो आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कभी भी परेशानी हो, आप अपने अभिभावकों को कन्विंस करिए कि आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिले। और लड़कियों की एजुकेशन लड़कों की एजुकेशन के इक्वल ही ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ऊपर से ये बात कहूँगा। तो इसलिए आप अपने माता पिता को, अगर आपको, आप उच्च शिक्षा में आइए, सारे लोग जो आना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, जो डिज़र्व करते हैं, और विश्वविद्यालय जो है बिल्कुल आपकी बगल में आपका इंतज़ार कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर आप लोग सारे उसमें एडमिशन लें, है ना, अच्छे अच्छे कोर्सेज करें और जीवन में बहुत सफल इंसान बने। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for providing us so much extensive information about the practical implementation of the National Education Policy and for boosting the morale of our students for the higher education. We are really thankful to you. Now, I would like to invite our next distinguished guest who has graced the occasion is Dr. Abhishek Prajapati from Department of Education, Dr. Hari Singh Gaur University, to deliver his honorable speech. Sir, please. Thank you, sir. Thank you, ma'am. प्रधानाध्यापक जॉन मैडम, सरपंच ठाकुर साहब, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर भूषी, फैकल्टी मेंबर स्पेशली अतुल, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। देखिए, पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है पॉलिसी पे। मैं अपनी बात संक्षिप्त में ही रखूँगा और सबसे पहले मैं थोड़ा इतिहास के ऊपर जरूर चर्चा डालना चाहूँगा। ये तीसरी पॉलिसी है, ऐसा आप सभी जानते हैं, बहुत प्रचारित भी हुआ कि ये तीसरी पॉलिसी है और बहुत अच्छी पॉलिसी है, दुनिया बदल देगी, भारत को विश्व गुरु कर देगी। यानी अभी तो भारत विश्व गुरु नहीं है। पॉलिसी ये कह रही है कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। इसका ये सीधा मतलब है कि हम विश्व गुरु अभी तो नहीं। अब कौन है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये तीसरी पॉलिसी है। और इसके पहले जो 2 पॉलिसीज आई, उनके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जो इस पॉलिसी के पहले नहीं था। 1968 में सबसे पहली पॉलिसी आती है, शिक्षा नीति, जो आज़ाद भारत की पहली शिक्षा नीति थी। और उसके पहले एक कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसका नाम कोठारी कमीशन है, हम सभी जानते हैं।
प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जो उस समय यूजीसी के चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में वो कमीशन बना और कमीशन ने अपनी सिफारिश शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र पे लिया। आप इस पॉलिसी को जो अभी सर दिखा रहे थे, अगर उस पॉलिसी को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनको टच तक नहीं किया गया। लेकिन कोठारी कमीशन की जब रिपोर्ट आप पढ़ते हैं, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, जो उस रिपोर्ट का टाइटल है, तो आप पाएंगे कि शिक्षा का कोई पहलू, औरतों की शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, एग्रीकल्चर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, पॉलिटेक्निक एजुकेशन, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा गया है। और बहुत से विद्वानों ने तत्कालीन समय में उस कमीशन की रिपोर्ट को शिक्षा की गीता तक कह दिया। वो इतनी बृहद रिपोर्ट है, आप जरूर पढ़िए उसको, जब भी मौका मिले जरूर पढ़िए। और उस रिपोर्ट के आधार पे 1968 में सबसे पहली नीति आती है, बहुत व्यापक विचार विमर्श के बाद। दूसरी नीति आती है 1986 में, राजीव गांधी की सरकार थी। और उस नीति के भी पहले 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम के बाद एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी, पब्लिक डोमेन में थी, सब लोगों ने पढ़ा उसको, शिक्षा की चुनौतियां। और फिर उसके आधार पे जो दूसरा नीति बनी। इस नीति के पीछे बैकग्राउंड है कि 2015 में सबसे पहले ये बहुत चर्चा जोरों पे हुई कि एक नई शिक्षा नीति हम लेके आने वाले हैं, और खूब विचार विमर्श हुआ 2015 में। और उसके बाद जो सुब्रमण्यन समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिश की। अब उस रिपोर्ट में क्या ऐसा था, यद्यपि कि वो उसका आधा भाग ही पब्लिक डोमेन में है, पूरा भाग नहीं है। और उसके बाद सरकार को उस रिपोर्ट को बाइकाट करके दूसरी एक समिति बनानी पड़ी, जो के कस्तूरी रंगन में 2019 में। और के कस्तूरी रंगन समिति ने भी अपनी रिपोर्ट करीबन 800 पेज में दी। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी, उसकी जो कस्तूरी रंगन समिति की थी, उसकी 1/4 ही सिफारिशें इस समय की शिक्षा नीति में है। और 29 जुलाई 2020 को शिक्षा नीति लागू कर दी गई बिना किसी विचार विमर्श के। आप देखिए कि जब भी कोई नीति लागू होती है तो कम से कम उसमें पार्लियामेंट्री डिबेट्स होते हैं, क्या लागू करने जा रहे हैं, कैसे लागू करेंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस बात पे कोई व्यापक विचार विमर्श नहीं हुआ। उस समय कोविड की पहली लहर भी आई हुई थी, और 29 जुलाई को 2020 को ये जो रिपोर्ट थी वो पब्लिक डोमेन में आती है। और जान के आपको आश्चर्य होगा, उस समय जब रिपोर्ट पब्लिश हुई तो हम लोग बहुत इसको ढूंढ रहे थे कि कहाँ है रिपोर्ट। तो पहले अंग्रेजी भाषा में पब्लिश हुई है, 80 या 88 पेज थे, उसकी पब्लिश हुई। अब लोग जो हिंदी भाषी लोग थे वो हिंदी की रिपोर्ट खोजने लगे। वो हिंदी की रिपोर्ट जो है 2 दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पे मिली। और अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ज्यादातर गूगल ट्रांसलेट किया गया है। यानी बहुत आनंद फानन में शिक्षा नीति ये जो लागू हुई वो लागू हुई। अब जब इस पूरी शिक्षा नीति को आप देखते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, तो हिंदी में 108 पेज है और अंग्रेजी में लगभग 88 या 80 पेज है। और पहला ही इसमें जो पैरा लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि 2030 तक भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा 2030 तक, यानी अभी हमें 8 साल बचे हैं। और दूसरी लाइन लिखी है कि वर्ष 2030 तक सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। अब सभी के लिए बात की जा रही है, समावेशी शिक्षा की और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। सभी के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाई है। जितनी रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, उनको भी अगर आप पढ़ेंगे तो प्राथमिक शिक्षा का बुरा हाल दिखेगा आपको, और माध्यमिक शिक्षा का भी बुरा हाल दिखेगा। और माध्यमिक शिक्षा की तो और दुर्गति है। प्राथमिक शिक्षा तो इसलिए भी थोड़ी सी सब तक है क्योंकि आरटी एक्ट 2009 में जब लागू हो गया तो कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी बच्चों को पकड़ के दाखिला दिया गया, क्योंकि एक्ट ऐसा कह रहा था। एक्ट ने ये, अब एक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो उसकी एक धारा ये कहती है कि जितने बच्चे 6 वर्ष तक के होंगे उनको अपने आसपास के विद्यालयों में एडमिशन लेने का अधिकार होगा। और माता पिता या उनके अभिभावक की ये ड्यूटी है कि वो 6 साल तक के बच्चे को अपने घर में न रखें, वो स्कूल में दाखिला कराएं उनकी, तो नहीं तो वो भी उसके दंड के भागी होंगे। टीचर्स को भी ड्यूटी दी गई, और जो ग्राम पंचायतें थी उनकी भी ये ड्यूटी थी कि वो 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अपना का दाखिला प्राइमरी एजुकेशन में कराएं। तो प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का एनरोलमेंट तो बढ़ गया, लेकिन क्वालिटी वैसी की वैसी रही।
2018-19 में एक रिपोर्ट आती है, वो ये कहती है कि तीसरी तक का बच्चा क ख ग घ पहचान सकने में अक्षम है। 7वीं का बच्चा कक्षा तीसरी की पुस्तक नहीं पढ़ सकता। ये क्वालिटी की स्थिति है कंट्री में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने विद्यालय हैं, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा। आप देखिए अभी जो वर्ग 2 और वर्ग 3 और वर्ग 1 की नियुक्ति हुई है वो लगभग 10 साल बाद हुई है। बीच में कहीं कोई नियुक्ति नहीं थी शिक्षकों की, और उन शिक्षकों की भी जो इनकम है अन्य प्रदेशों से बहुत कम है। मतलब हमको रेलगाड़ी सोने की चाहिए और उसमें पेट्रोल या डीजल या इलेक्ट्रिसिटी हम ना डालने के बराबर है। तो जो 1968 की शिक्षा नीति थी उसने सबसे पहले ये कहा था कि 6% जो जीडीपी का खर्च किया जाए एजुकेशन पे। और आप सोचिए कि लगभग 50 साल बाद ये नीति आती है और कहती है कि 6% ही खर्च करना है। बढ़ना चाहिए ना। जब 1968 में कहा जा रहा है कि 6% खर्च करना है, तो उसके 50 साल बाद आप आ रहे हैं और वही बात आप कह रहे हैं कि 6% हो, तो मतलब क्या है आपका। और जब ये नीति आई है 2 साल तो हो ही गए नीति को, 6% खर्च करना। अभी परसों यूजीसी का एक लेटर जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि आगे आने वाले समय में जो रिसर्च कराने की ग्रांट थी वो किसी भी विश्वविद्यालय को नहीं दी जाएगी, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि 6% खर्चा भी करना है, और दूसरी तरफ आप एजुकेशन का लगातार बजट काट रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अभी हायर एजुकेशन का भी स्टेटस बताया है कि मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन की स्थिति ये है। रीवा विश्वविद्यालय का नाम आप सभी ने सुना होगा, अवधेश प्रताप सिंह। 2015 में वहां 27 परमानेंट टीचर थे, जिसमें से 50% 2 साल में रिटायर होने वाले हैं अभी, और तब से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। आप सोचिए पूरा विश्वविद्यालय कैसे चल रहा होगा। छत्रसाल विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर नियुक्त हुआ और एक रजिस्ट्रार, और 10 साल हो गए उस विश्वविद्यालय को स्थापित हुए, लेकिन आज तक फैकल्टी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। और जब नियुक्त नहीं हो पाए तो पास का जो कॉलेज था महाराजा कॉलेज, उसको उन्होंने अपने में मर्ज कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की भी स्थिति ऐसी ही है, हमारे भी विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी ही है। ज्यादातर विश्वविद्यालय जो स्टेट फंडेड हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल फंडेड हैं, उनमें या तो फैकल्टी नहीं है, और फैकल्टी हैं तो फिर स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। नीति का जो आप पहला पेज पलटेंगे तो उसमें ये देगा कि कितना डिटेल है। लगभग 27 उसमें अध्याय है और 4 भाग में बांटा है। पहला जो स्कूल शिक्षा का अध्याय है उसमें 8 चैप्टर है, और उच्च शिक्षा के अध्याय में लगभग 11 चैप्टर है, और जो क्रियान्वयन की नीति है वो मात्र 3 चैप्टर में। मतलब कैसे इसको लागू किया जाए वो सबसे कम उस पर बात की गई है। क्या किया जाना है इसमें बहुत बात है, कैसे लागू होगा इसकी कहीं बहुत कम चर्चा है। अब जैसे मैं पहली ही बात कर रहा हूं, जो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन के मामले में बताया गया है कि 5+3+3+4 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा आंगनबाड़ियों के माध्यम से दी जाएगी। अब प्रेजेंटली जो आंगनबाड़ी काम कर रहे हैं, इस समय जो आंगनबाड़ी काम कर रहे हैं, अगर आपके सभी के घर के आसपास होगी, आप देखिए 750 का इतना बड़ा कमरा है, उसमें मुश्किल से इतना बड़ा होगा। 750 रुपये उसका किराया है, और जो वहां आंगनबाड़ी वर्कर होती है वो उसका किराया पे करती है। अब वो 750 में किस सिटी में कमरा मिलेगा आप बता दीजिए। बहुत मुश्किल है कि सिटी में कमरा, गांव में एक आध जगह कमरा मिल भी जाए, लेकिन वो भी इलेक्ट्रिसिटी और बिजली और पानी की सुविधा के बिना मिलेगा। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सभी का दाखिला जो है हम प्री प्राइमरी के जैसे, यानी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी हम आंगनबाड़ियों में संचालित करेंगे। अब जब 3 सेक्शन आप बनाने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम आंगनबाड़ी में 3 सेक्शन तो हो। आंगनबाड़ी एक कमरे का है, उसमें कहां से सेक्शन आप बांटेंगे, और कितने बच्चे बैठा लेंगे आप। अगर 300 आबादी पे एक आंगनबाड़ी का नियम है, तो 300 में हम मान ले रहे हैं कि 10 घरों में बच्चे होंगे 3 से 6 वाले, और 2-2 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे उसमें आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी जो हेल्पर है, 2 के अतिरिक्त उसमें कोई नहीं बैठ सकता है। मैं लिटरली विजिट किया हूं मध्य प्रदेश के ज्यादातर आंगनबाड़ी सेंटर्स में। तो आप कैसे उन बच्चों को प्री प्राइमरी के इंस्टीट्यूशन में खोल पाएंगे।
दूसरी बात यह है कि जो प्रेजेंटली आंगनबाड़ी वर्कर आंगनबाड़ी सेंटर्स काम कर रहे हैं, उस आंगनबाड़ी सेंटर्स के जो लाभार्थी हैं उसमें जन्म लेने वाले बच्चे हैं जिनको पोलियो वगैरह की सुविधा दी जाती है, पोषण दिया जाता है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनके टीकाकरण और बाकी की सारी सुविधा है। इसके अतिरिक्त जो अभी लड़कियां हैं जो अभी 15-16 साल की हैं, जो मेंसेस से अभी गुजरती है, उनको सैनिटरी पैड वगैरह वहां से मिलता है। अगर आप आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर देंगे तो लड़कियां, गर्भवती महिलाएं और बच्चे वो कहां जाएंगे? उनके लिए क्या विधान है? पूरी पॉलिसी में एक लाइन इसके बारे में नहीं लिखा गया कि 3 से 6 वर्ष तक के लिए तो आप आंगनबाड़ी को डिवोटेड कर दिया, आपने कहा दिया कि नहीं आंगनबाड़ी में सारी सुविधा दी जाएगी, लेकिन 0 से 3 तक के बच्चों, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, वो कहां जाएंगे? उनका एक लाइन भी पूरी पॉलिसी में कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद पॉलिसी एक बड़ी अच्छी पॉलिसी बात कहती है कि हम आरटी एक्ट यानी 6 से 14 साल के बच्चों की जिस शिक्षा निःशुल्क है उसका दायरा बढ़ा के 18 साल करेंगे, यानी 3 से 12वीं तक की, मतलब प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त होगी। अब मुफ्त का मतलब क्या है? ये बहुत बड़ी कंसर्न है। मुफ्त का क्या मतलब है? अगर एक विद्यालय, जैसे मान लीजिए ये यहाँ है और 2 किलोमीटर पहले कोई लड़की वहां 2 किलोमीटर यहाँ से पहले, तो क्या उसके लिए साइकिल दी जाएगी? मुफ्त का मतलब तो मुफ्त होता है, लेकिन पॉलिसी किस मुफ्त के बारे में बात कर रही है? क्या वो पुस्तक मुफ्त देगी? क्या बच्चों की यूनिफॉर्म मुफ्त होगा? क्या बच्चे एक्सेस कर पाएंगे स्कूल को मुफ्त में? ये भी कोई चर्चा नहीं है। बस उन्होंने कहा है कि पूरी मुफ्त होगी। 2 साल हो गए लागू हुए, अभी कोई लेजिस्लेचर फ्रेम नहीं हुआ है कि जिसको रखा जाए पार्लियामेंट में और ये कहा जाए कि भाई ये काम करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि 1947 में देश आजाद हुआ और उसी समय आर्टिकल 45 ये कह रहा है कि 0 से 14 वर्ष तक की सभी बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी, और उस मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने में 47 से आप देखिए 2009 आ गया, और वो मुफ्त किए भी तो 6 से 14 साल की किए, 0 से 6 वर्ष को वैसे ही छोड़ दिया उन्होंने। तो 50 से 60 साल तो आपको मुफ्त करने में लगा, आधा मुफ्त करने में, और अभी उसका दायरा बढ़ा रहे हैं, उसके लिए अभी और 50 साल वेट करिए। इसका मतलब, और आप कह रहे हैं कि 2030 तक हम सब कुछ कर देंगे, तो ये कैसे संभव है? ये तो वैसे ही है जैसे हम और आप सपना देख रहे हैं कि जो है सोने की चिड़िया हो जाएगी। ये बहुत ही कठिन है कि जब आंगनबाड़ी सेंटर्स, और आप देख लीजिए विश्वविद्यालय में कम से कम एक एट ए टाइम 1-1.5 लोग रहते होंगे, पूरे विश्वविद्यालय में एक भी आंगनबाड़ी सेंटर नहीं। आंगनबाड़ी भी एक्सेस नहीं है ज्यादातर जगहों पे, तो ऐसे में प्री प्राइमरी बच्चों को अगर शामिल भी कर लें तो कैसे करेंगे? 2 साल में अभी केंद्रीय विद्यालय जो सबसे आगे है इनोवेशन में, वो भी अभी व्यवस्था नहीं कर पाया कि हम प्री प्राइमरी में पहली जो कह सकते हैं LKG, UKG और बाकी बच्चों को एडमिशन दें। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, 2 साल हो गया। और इसके साथ साथ ही पॉलिसी ये कह रही है कि मिड डे मील का दायरा बढ़ाया जाएगा। पहले 8वीं तक थी, अब उसको 12वीं तक किया जाएगा, और वही व्यवस्था थाली लेके बच्चे घूमेंगे ऐसे। आप आवासीय विद्यालय क्यों नहीं बनाते हैं? आपके पास तो नवोदय विद्यालय जैसा कितना अच्छा मॉडल है, और नवोदय विद्यालय में बच्चे आसानी से पहुंच जाते हैं, सिक्योरिटी हर चीज मौजूद है। तो आप उस तरह, जब आपको मुफ्त ही देना है तो नवोदय विद्यालय बना दीजिए, हर ब्लॉक में 2-2 बना दीजिए, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, कोएड अलग बना दीजिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बालिका विद्यालय तो चल ही रहे हैं, आप उनको अपग्रेड कीजिए। लेकिन उस बारे में भी कोई बात नहीं है। कह रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन होगी शिक्षा, मतलब सबको शामिल किया जाएगा, और कहीं किन्नरों की शिक्षा की कहीं बात नहीं है। जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो किन्नर होते हैं, आखिर उनको भी पढ़ने का अधिकार तो संविधान देता ही है। संविधान तो ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को वो सारे अधिकार हैं जो कि संविधान में वर्णित है, लेकिन किन्नरों की शिक्षा कैसे? जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा के ऊपर भी बहुत ज्यादा बात नहीं है। कह तो रहे हैं कि समावेशी, लेकिन कैसे समावेशी करेंगे? किसी विद्यालय में स्पेशल एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये कुछ पॉलिसी की जो पहले अध्याय की जो पहला पार्ट है, जिसमें वो सबसे पहले बात करते हैं कि हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और मुख्य धारा में बच्चों को लेकर के आएंगे, यानी प्राइवेट की कोई जरूरत नहीं होगी। एक तरफ तो ये कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद
पब्लिक के एक बार भी पूरी पॉलिसी में ये नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि एनसीईआरटी का पूरा पाठ्यक्रम गवर्नमेंट सेक्टर में लागू होगा, लेकिन पब्लिक में प्राइवेट में क्या लागू होगा इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। यानी प्राइवेट तो स्वतंत्र होंगे अपनी पाठ्य पुस्तकों को चुनने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्टेट फंडेड हो या फिर सेंट्रल फंडेड हो, वो एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाएंगे। और प्राइवेट क्या पढ़ाएंगे इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं और ना बता रहे हैं वो। तो ये खुद ही इस तरह की व्यवस्था की जा रही है जिससे आप दो भाग में विभाजित हो जाए। आप सेंट्रल में जितने टीचर्स काम कर रहे हैं उनके लिए अलग सैलरी का पैटर्न रखें, उनकी रिटायरमेंट अलग रखना है, और स्टेट फंडेड जो इंस्टीट्यूशन है उसके अलग। क्योंकि आप, और जब ये बात कही जाती है तो सरकारें तुरंत कह देती हैं कि कंकरेंट लिस्ट में। अच्छा, उसी तरह दूसरी व्यवस्था भी देख लीजिए, चुनाव होने वाले हैं, आप देखिए चुनाव की कितनी व्यवस्था हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर जनप्रतिनिधि न चुने जाएं तो देश का विकास एकदम रुक जाएगा। पूरे कोविड में जब दूसरी लहर आई थी, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए। अगर 3-4 महीने पंचायतों में सरपंच न होते, या मान लीजिए कि हम मान रहे हैं कि कोई उनका होल सोल ना होता, तो कौन सी व्यवस्था बिगड़ जाती। आप शिक्षकों को नियुक्त नहीं करने की प्रायोरिटी दे रहे हैं। शिक्षक के पद कितने टाइम से खाली हैं, आप नहीं भरना चाहते, वो प्रायोरिटी में नहीं है आपकी। और एक सांसद का, एक विधायक का सीट अगर रिक्त है, 6 महीना बचा है चुनाव को, मेन चुनाव को, और 6 महीना पहले कोई किसी का निधन हो जाता है, तो चुनाव आयोग एकदम मतलब आपने इन किन प्रकारेण साम दाम दंड भेद लगा के सोचता है कि चुनाव करवा दो। भाई वहां भी व्यवस्था है ना कि अगर कोई जनप्रतिनिधि नहीं चार्ज में है तो उसकी व्यवस्था है संविधान में कि वहां का कलेक्टर, वहां का एसपी जो भी होगा चार्ज में होगा। तो वहां तो चार्ज में आप रखना नहीं चाह रहे, लेजिस्लेचर पूरा फुल रहे, 545 की सीटें एकदम फुल रहे और मास्टर न रहे। ये मतलब आप खुद सोचिए कि आप इसमें एक लाइन लिखी है, बड़ी अच्छी लिखी है कि वर्ष 2040 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारी होगी जो किसी भी देश से पीछे नहीं होगी, और इस शिक्षा प्रणाली के केंद्र में शिक्षक होंगे और शिक्षक ही गायब है। इस तरह स्ट्रक्चर का भी बात करते हैं, कहते हैं कि 5+3+3+4 की स्ट्रक्चर लेके आएंगे, यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, पहली और दूसरी, ये 5 साल हो गए। फिर कहते हैं तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 3 1, फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं 1, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 1। अब आप मध्य प्रदेश की शिक्षा को ही देखिए, क्योंकि हम लोग सभी मध्य प्रदेश में रहे हैं तो यही की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 6ठी, 7वीं और 8वीं का क्या नाम चलता है आप बताइए? माध्यमिक चलता है। और 1952-53 की जो रिपोर्ट है मुदालियर शिक्षा आयोग की, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, उसने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे बात करनी शुरू की। उसने कहा कि माध्यमिक शिक्षा की संरचना जो है पूरे भारत में एक जैसी नहीं है, और अगर हमें गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा लेकर के आनी है तो पहले इसकी संरचना अच्छी करनी होगी। आपके यहाँ 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कुल 7 वर्षों की माध्यमिक शिक्षा है, जो कि कोठारी आयोग की मुदालियर शिक्षा आयोग की सिफारिश है। उत्तर प्रदेश में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं है, महाराष्ट्र में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं है। तो नॉमेनक्लेचर तक हम सेव नहीं कर पाए हैं। कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी है, बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां प्राइमरी एजुकेशन कक्षा 1 से 4 तक मानी जाती है। 6ठी, 7वीं, 8वीं मिडिल है, हमारे यहाँ 6ठी, 7वीं, 8वीं मिडिल है। तो स्ट्रक्चर के मामले में देता है, एक खाका देता है, यद्यपि कि वो खाका 1968 की नीति के बाद जब सरकार बदली थी उसमें भी चर्चा हुई थी, लेकिन पॉलिसी अलग से अपना खाका देता है कि ऐसे ऐसे करेंगे हम। फिर कहता है कि स्कूलों को ऐसा बनाया जाएगा जहां बच्चों को बड़ा आनंद आएगा। ऐसी मतलब अब जाहिर सी बात है कि इसे बढ़िया स्कूल बनाने की बात कर रहे होंगे, चमचम चमचम करती हुई, चारों तरफ से टाइल्स लगी हो, बिजली चमक रही हो, और मास्टर गायब कर दीजिए उसमें से। मतलब आप खुद सोचिए कितनी ये है कि हम एक ऐसी नीति पे बात कर रहे हैं कि वो कह रही है कि हम स्कूल को ऐसी प्लेस के रूप में डेवलप करेंगे जहां बच्चों का मन लगे। और ज्यादातर विद्यालय हैं आपके यहाँ, तो फिर भी हमें स्पेस दिख रहा है। अभी हमारे यहाँ इंटर्नशिप में बच्चे जाते हैं तो ज्यादातर जो बच्चे हम लोग भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं होती स्कूलों में। यहाँ तो फिर भी आसपास बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठने की ही व्यवस्था नहीं। एक्सीलेंस जैसे स्कूल में, सागर का जो बहुत
प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन माना जाता है, वहां भी बैठने की व्यवस्था नहीं, स्पेस की बहुत कमी है। 3-3, 4-4 सेक्शन चल रहे हैं, टीचर ओवरलोडेड है एकदम। तो ऐसी जो कह सकते हैं कि व्यवस्था में हम भारत को एक सोने की चिड़िया के रूप में देखना चाह रहे हैं। और ये बात जब बार बार कही जाती है ना, तो ये वो लोग कहते हैं जो पहले पॉलिसी को नहीं पढ़े हैं। पहले जैसा मैंने कहा ना, कोठारी आयोग को पढ़िए, या फिर गुदारियर शिक्षा आयोग को पढ़िए, राधाकृष्णन आयोग को पढ़िए। आप जब चारों आयोग, पांचों आयोग को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये इसमें कुछ नया है, क्योंकि जो सीपीडी की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे वो बहुत पहले राधाकृष्णन आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कर दिया है। एक बात और पॉलिसी कह रही थी जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया कि 4 वर्षीय जो है टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम लेके आएंगे और टीचर एजुकेशन की डिग्री बेची जा रही है। आखिर बेच कौन रहा है, किसके नीचे बिक रही है भाई? डिग्री कैसे बेची जा रही है? आपसे छुप के तो नहीं बेची जा रही है, यानी आपकी लाइट में है कि डिग्री बेची जा रही है, फिर कैसे बेची जा रही है? जो 12वीं के बाद बच्चे पीएससी में जाना चाहते हैं, जब उनके इंटरव्यू को हम लोग देखते हैं, प्रतियोगिता दर्पण में छपता है या कभी न्यूज में आता है या फिर सोशल मीडिया पे आता है, तो वो वही बच्चे जो ग्रेजुएशन पास होते हैं उसमें ऐसी ऐसी बात करेंगे कि हम डीएम बन जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और वहीं जब डीएम बनते हैं तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को धूल धूसरित कर देते हैं कि आप देखिए, अभी पीछे मैं कई बार चर्चा करता हूं कि टीचर्स की ड्यूटी के मामले में एक आरटीआई डाली गई, तो उसमें टीचर के 31 काम बताए गए, 31, और 31वां काम उनका टीचिंग बताया गया। और जब बातचीत चलने लगी तो ये कहा गया कि भाई टीचर क्यों नहीं काम करेंगे, चुनाव ड्यूटी क्यों नहीं करेंगे? भाई चुनाव ड्यूटी तो आरटी एक्ट में ही लिखा गया है, उसमें लिखा है कि जनगणना और चुनाव ड्यूटी और आपदा कार्य, ये 3 ड्यूटी टीचर्स को करनी है। लेकिन दिया जलाने वाली ड्यूटी क्या करनी है? शराब बिकने और बिकाने वाली ड्यूटी कैसे करनी है? उसका क्या मतलब है? तो ये कौन कर रहा है? ये कलेक्टर ही आदेश जारी करते हैं और कोई थोड़ी करता है, हम और आप थोड़ी जारी कर देते हैं। भाई कलेक्टर ऊपर से करता है, संकुल प्राचार्य के ऊपर, संकुल प्राचार्य अपने टीचर्स को ड्यूटी करने लगाता है। तो ऐसी बहुत सी इसमें खामियां हैं। एक जो मैंने शुरू में ही कही थी कि बहुत अच्छी बात है कि वो प्री प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करना चाहते हैं, जो बहुत टाइम से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेकिन वो कैसे कर पाएंगे इसका जिक्र कहीं भी पूरी पॉलिसी में नहीं है। पॉलिसी इसके अतिरिक्त टीचर एजुकेशन पर भी बहुत बात करती है कि हम जो 4 वर्षीय प्रोग्राम है उसको लॉन्च करेंगे और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें लॉन्च करेंगे। आपको जान करके आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि सागर विश्वविद्यालय 2012 से जब इसकी चर्चा कहीं भी नहीं थी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो टीचर्स को प्रिपेयर करने के लिए बनाया गया है वो चला रहा है और बहुत सक्सेसफुल चला रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि हमारे ज़्यादातर बच्चे जो है वो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में। डेली ही मिठाई आ जाती है कि सर हमारी ज्वाइनिंग वहाँ हो गई और बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी जब 12वीं कर लें और आपका थोड़ा भी मन करे कि आपको टीचर बनना है तो आप एंट्रेंस दीजिए और वहाँ आइए, वहाँ मुलाकात होगी। धन्यवाद। Thank you, sir, for telling us in detail about the loopholes that are available in the new education policy. And sir has also talked extensively about the challenges for practical implementation of 5+3+3+4 formula proposed in National Education Policy 2020. Government has to show real willpower for successful implementation of this policy. Now, in the meantime, we are pleased to have Dr. Jyoti Martin from Government Degree College, Dhana with us. She will enlighten us more about the subject of National Education Policy 2020. धन्यवाद। सम्मानीय मंच, विद्यालय की सम्मानीय प्राचार्य, सरपंच जी और हमारे गौर विश्वविद्यालय से पधारे डॉक्टर्स और ढाना के गणमान्य नागरिक, विद्यालय के सभी स्टाफ जन और प्रिय छात्राओं। अभी यहाँ पर जो सर लोगों ने आप लोगों को
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बतलाया है, मैं उनके कथनों से सहमत भी हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो कि गवर्नमेंट ने इसे लागू कर ही दिया है और इसे हमको चलाना है, इम्प्लीमेंट सत्र 2021-22 से ये लागू हो चुका है। और चूंकि यहाँ पर 12th की छात्राएं भी हैं, तो इसलिए मैं उनको अवगत कराना चाहूँगी कि जो नीति है, उन नीतियों में उन्होंने क्या बदलाव लाया है। चूंकि उनके गुणवत्ता से संबंधित जानकारी आप लोगों के समक्ष दी गई है, सभी को मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सत्र से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें क्या बदलाव आया है, उसको मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी, अवगत कराना चाहूँगी कि उनमें कौन कौन सी नीतियाँ सरकार के हैं। क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और यह नीति 2021 से प्रारंभ हो चुकी है और मेरा मानना है कि इसमें छात्राओं के संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए संभावनाएं विकसित करने के लिए इसको लागू किया गया है। और फिर वैश्विक स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है उसमें भी छात्राओं को, विद्यार्थियों को तैयार करना है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपराओं के साथ साथ इनमें नवीन तकनीकी के माध्यम से भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए कहा गया है। इसलिए इनके जो गुणवत्ता से परिपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को हम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी संरचना के संदर्भ में मैं अवगत कराऊंगी, क्योंकि 12वीं के बाद छात्राओं को कोई परेशानी ना हो। इस आधार पर विषय का चयन कैसे करना है, किस तरह से उनको जो विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, इलेक्टिव जो कोर्स हैं, इनमें उनको कैसे चयन करना है, उन्हीं के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले विद्यार्थी जो पाठ्यक्रम की संरचना है, उन संरचनाओं में विषय का चयन अपने अपने विषय से संबंधित एक मुख्य विषय, मेजर विषय होगा उनका, एक माइनर विषय, एक इलेक्टिव विषय, एक वोकेशनल कोर्स और आधार पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में, और प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप, इस तरह से 6 विषयों का अध्ययन करना होगा। मेजर विषय उनके 2 पेपर होंगे और माइनर के 1, वोकेशनल कोर्स के 1 हैं, इलेक्टिव के 1 हैं, आधार पाठ्यक्रम के 2 पेपर होंगे और विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार ही इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट विषय का चयन करना होगा। क्योंकि यह क्रेडिट सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसलिए इनमें भी उनको ध्यान में रखना होगा। और सरकार ने जो निर्धारित की है इस एजुकेशन के अंतर्गत में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और 4th 4 वर्षीय है, जैसा भी बताया गया। प्रथम वर्ष में भी इसका क्रेडिट स्कोर 40 का होगा, सेकंड में भी 40 का, थर्ड में भी 40 का, 4th में भी 40 का, इस तरह से 160 है, 160 क्रेडिट स्कोर है। लेकिन इसको लचीलापन भी बनाया गया है। लचीलापन ऐसे कि यदि कोई विद्यार्थी प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी कारणवश पढ़ाई आगे नहीं कर पाता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त होगा, इसको सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसी तरह से द्वितीय वर्ष में यदि वह उत्तीर्ण हो जाता है और पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा प्राप्त होगा। और तृतीय वर्ष पूर्ण करने पर वो डिग्री कोर्स कहलाएगी। और डिग्री कोर्स पूर्ण करने के बाद जिनका CGPA 7.5 होगा वही 4th ईयर में जाएगा, रिसर्च करेगा और वह 4th ईयर पूरा करेगा। तो इस तरह से ये 4 वर्ष हैं। इनमें कई कमियां हो सकती हैं।
सर लोगों ने बतलाया, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। इनको लागू करने में बहुत जल्दबाजी की गई है, क्योंकि हम लोग खुद तैयार नहीं हैं उसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी भी कुछ भी क्लियर स्थिति नहीं है। लेकिन इस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में जो इनके अंतर्गत में जो प्रस्तुत किया गया है कि 4 वर्ष का होगा और 160 जो क्रेडिट सिस्टम है उसको पूरा करना पड़ेगा, और इसमें जो पढ़ाई के जो घंटे हैं उसमें 1 क्रेडिट अर्थात 5 घंटे, यदि 6 क्रेडिट हैं तो हमें 90 घंटे का अध्ययन करना होगा, समय सारणी में उसको शामिल करना होगा। तो इनके पाठ्यक्रम संरचनाओं में थोड़ा सा और ये बतलाना चाहूंगी कि जो मेजर है कोर कोर्स है उनमें उसको और माइनर विषय विद्यार्थी अपने संकाय में से ही लेगा, लेकिन इलेक्टिव जो कोर्स है वह दूसरे संकाय में से चयन कर सकता है। लेकिन आर्ट्स का विद्यार्थी जैसा विज्ञान है तो विज्ञान संकाय से वह इलेक्टिव कोर्स का चयन नहीं कर पाएगा। वोकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स कि व्यक्ति को विद्यार्थी को स्वरोजगार प्राप्त हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। इसमें भी शासन ने जो निर्धारित की है पाठ्यक्रम, उसी पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार चयन करना होगा। और इंटर्नशिप, वह भी व्यक्ति विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कहीं भी प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप के लिए अपने विषय का चयन जो शासन के द्वारा निर्धारित की गई है चयन कर पाएगा। तो इस प्रकार से ये लचीलापन है कि विज्ञान का विद्यार्थी कला के विषय में से वह अपनी रुचि के अनुसार इलेक्टिव विषय ले सकता है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम वह ले सकता है। यह लचीलापन बनाया गया है कि विद्यार्थी आत्मनिर्भर हो सके, रोजगार को प्राप्त कर सके, कोई व्यवसाय कर सके, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान शासन का है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में ये वोकेशनल कोर्स पर बहुत ध्यान दिया गया है। इसके पश्चात आधार विषय कंपलसरी है। इस वर्ष इसमें भी बदलाव किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी को एक पेपर माना गया है, पहले अलग अलग होते थे। और सेकंड पेपर आपका पर्यावरण, ध्यान और योग, ये सेकंड पेपर है। फर्स्ट और सेकंड ये कंपलसरी पेपर है। तो इन सबको मिलाकर प्रथम वर्ष में इस समय विद्यार्थी को 6 विषयों का अध्ययन करना होगा। आधार पाठ्यक्रम कंपलसरी है। एक मेजर विषय, मुख्य विषय, दूसरा माइनर विषय, तीसरा इलेक्टिव या जेनरिक विषय, चौथा व्यावसायिक विषय, और फिर आधार पाठ्यक्रम 5वां और 6वां है इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट। ये सारे विषय अनिवार्य हैं। मेजर और माइनर विद्यार्थी अपने विषय में से ले सकता है, लेकिन बाकी वह अन्य संकाय में से या शासन के द्वारा निर्धारित जो विषय हैं, चैप्टर्स हैं, उन्हीं चैप्टर्स में से वह उनको अपनी रुचि के आधार पर ले सकता है। तो ये इनके पाठ्यक्रम की संरचना है। और क्रेडिट सिस्टम हमने बतलाया कि जिसमें लचीलापन बनाया गया है कि 40-40 का क्रेडिट स्कोर है, जिसमें प्रथम वर्ष में सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में उसको डिप्लोमा, थर्ड ईयर में उनको डिग्री, और चौथे वर्ष में वह शोध करने के लिए वह उसमें जा पाएगा। इस तरह से इनकी परीक्षा पद्धति में भी परिवर्तन किया गया है। पहले 3 घंटे के पेपर होते थे, अब सिर्फ 2 घंटे हैं। 75-100 नंबर पूरा है, लेकिन 25 नंबर इंटरनल है और 75 नंबर आपकी लिखित परीक्षा में है। उनका पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 3 टाइप के प्रश्न होंगे। और आधार पाठ्यक्रम आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ही होंगे। तो ये भी बदलाव किया गया है। और इसमें विद्यार्थी यदि किसी कारणवश छोड़ दिया है, आगे नहीं पढ़ पाता है, और फिर उसके बाद जब भी वह पढ़ना चाहे वह एडमिशन ले सकता है। ये भी इसमें परिवर्तन किया गया है कि यदि वह फर्स्ट ईयर छोड़ देता है
फिर 2-3 साल के बाद वह नहीं आ पाता है, लेकिन वह पुनः एडमिशन ले सकता है, आगे की वह पढ़ाई कर सकता है। तो इस तरह से इनमें लचीलापन बनाया गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि शासन के द्वारा इस निर्धारित व्यवस्थाओं में जो नई शिक्षा नीति है, निश्चित तौर पर छात्राओं को, विद्यार्थी को अपने अनुभव को परिमार्जन करने में सहायक सिद्ध होगी। और सबसे बड़ी बात कि रोजगार को पाने के लिए वह जो वोकेशनल कोर्स है उसके तहत वह रोजगार को पा सकता है, स्वरोजगार वह कर सकता है। तो ये है शासन की हायर एजुकेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो सत्र 2021-22 से स्नातक प्रथम वर्ष से लागू की गई है। तो सर, उनमें बहुत ही कमियां हैं, ये सबको मालूम है, और हम लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों के सहयोग और ढाला क्षेत्र के जन सहयोग से इसको पूरा किया जाएगा। क्योंकि वोकेशनल कोर्स और इंटर्नशिप है वो आप ही के यहाँ आएंगे बच्चे। अभी यहाँ के जितने भी और संस्थाओं में जो भी टॉपिक है बच्चों ने लिया है, तो आप ही लोगों के संस्थाओं में आएंगे। तो आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा। Thanks, ma'am, for sharing relevant information about flexibility in the framework of education system under National Education Policy. So, ma'am, we are all ready to cooperate in best possible manner for the implementation of National Education Policy at the local level. Now, अब मैं आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्री घनश्याम सिंह ठाकुर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि ढाना ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, जिन्होंने हमेशा समय समय पर हमारे सभी कार्यक्रमों में उपस्थित होकर हमें सहयोग दिया है। अब मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि वो आज के कार्यक्रम के विषय में अपने विचार प्रकट कर सकें। आज एक कार्यक्रम में आए डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल मैडम, कॉलेज से मैडम भी आई है, तो सभी शिक्षक। आज जो नीति है, जब वास्तव में है तो कार्यगल, यदि वो कोई आदमी या बच्चा मतलब विचार करे, अच्छा क्या है जो आजकल बच्चा को एडमिशन होते तो सबसे पहले सोच लिए थे कि हम मोड़ा कलेक्टर बन जाए। जा चीज तो खैर संभव नहीं है। अच्छा, जब बात भी है कि यदि अपन घर के भी काम काज को नहीं कराया हो, सिर्फ पढ़ाई में, और ऐसा नहीं देहात में साहब काम काज है, और यदि वास्तव में आदमी या बच्चा अपने घर के रोजमर्रा के काम करवे के संगे संगे पढ़ाई करे तो शायद इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़े। लेकिन आज के समय सबसे बड़ी चीज है कि जो बच्चा पैदा होते स्कूल 2 साल नहीं हो तो लोगों उन्हें केजी में पहुंचा दे, आंगनबाड़ी में पहुंचा दे। अच्छा, आंगनबाड़ी की सर जो बात कर रहे थे, जब बात सही है, आंगनबाड़ी में बच्चा पढ़ नहीं रहे, आंगनबाड़ी में बच्चा बिगड़ रहे हैं। जब तो दरिया आ रहा है ऐसे खा रहे हैं, और अगर 100 बच्चा है तो मुश्किल से 20 नहीं जाता, हम तो को निरीक्षण करा तो जाने पड़ा। और वास्तव में जो खाना पीना वो भी जो स्तर है, मीनू बने हैं, लेकिन मीनू के आधार पर आज तक मोड़ी मोड़ा हो खिचड़ी नहीं मिली। जैसे जो अपने एक पहले जो चल रहा है मध्याह्न भोजन, ये में वास्तव में अगर है तो मैं गंजिया में डुबकी लगाओ तो गतराने मिले, और लेकिन बच्चा की नीयत साफ होता ही लगी है कि आज खाना में क्या आया हो। तो जब बात तो सही है, पढ़ाई में तो स्तर बिल्कुल नहीं है। रही बात शिक्षकों इतना विदोदा है, सर्वे भी वही करें। अब जब बताओ कोरोना की जो चल रही है तो दवाई में तो शिक्षक क्या करोगे भाई? नर्स आ रही, इंजेक्शन लगा रही, आंगनबाड़ी वाले एंट्री कर रहे, लेकिन एक जगह 6 शिक्षकों की मतलब तो ड्यूटी लगा दें। जब तक शिक्षक स्वतंत्र न रहे जब तक पढ़ाई नहीं करवा सका। लेकिन इतने काम में दो है कि जो कचू वो शिक्षक करें। अब जो सर बात कर रहे थे शिक्षा की, वास्तव में पहले स्कूल से गांव चलत थी। यदि गांव में पंचायत भी है या कोई ऐसे सामाजिक काम है तो उन्होंने कहा माँ साहब को बुला ली, माँ साहब समस्या हल कर दें। लेकिन आज ये चीजें सब खत्म हो चुकी हैं, और जब तक शिक्षक वास्तव में योग्य नहीं उठे, जब तक है सो
अब शिक्षा के अब डिग्री की भी बात भाई, वास्तव में ऐसे ऐसे इंजीनियर है कि उन पे है तो काका लेख तो नहीं माना, और इंजीनियर है और उनको पैसा भी देने पड़ता है, काम करा रहे। तो जब तक पढ़ाई को इस तरह नीचे से नहीं बढ़े तब तक जो असंभव है। Thank you, sir. Now I would like to invite तुम्हारी जी Hari Krishna. Now I would like to invite Sir Hari Krishna Tiwari ji for expressing a few words of wisdom today. सर्वप्रथम जब हम इस विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो एक का एक हमारा सिर इस परम पवित्र भूमि पर नमन करता है। यहाँ हमारा बचपन खेला, यहीं हमने शिक्षा ग्रहण की और बड़ा गर्व है कि बार बार मौका मिलता है यहीं हमें खड़े होकर अपने आप पर गर्व होता है कि आप लोग हमें इतना सम्मान देते। आज जिस विषय पर एक कार्यशाला चल रही है जिसकी परम आवश्यकता थी, यहाँ उपस्थित हमारे सागर विश्वविद्यालय के सभी विद्वान, इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण, प्राचार्य महोदया जी और उनके संरक्षण में जो हमारा विद्यालय फल फूल रहा है, यह उनका ही मार्गदर्शन और यहाँ के शिक्षकों की लगन है। यहाँ के विद्यार्थियों की यह जुनून है कि हमारे इस विद्यालय को ऊपर लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं उनका यहाँ से आत्मसम्मान प्रदर्शित करता हूँ। हमारे इस ग्राम के हमारे स्नेही जन, हमारे परम मित्र, हमारे सखा और इस ग्राम के लाडले हमारे सरपंच, बड़ा गौरव होता है उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर उनकी सफलताओं में अपना योगदान देते। हम आते हैं उस विषय पर जिसकी परम आवश्यकता है, शिक्षा। जन्म लेने से पहले ही बच्चा अपनी माँ की गोद में जब आता है तो प्रथम शिक्षा से उसका पालन पोषण शुरू होता है। बार बार जो चर्चा चल रही, विद्वान बता रहे हैं कि हमारी शिक्षा नीति बदल रही है, हमारा परिवेश बदल रहा है, हमारा खान पान बदल रहा है, लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या बदल रहा है? बदलना वह चाहिए जिसको देश को सर्वप्रथम आवश्यकता है। ऐसे नागरिकों की जो विद्यार्थी जब आते हैं विद्यालय में तो अबोध बालक होते हैं, वो विद्यालय से जब जाते हैं तो सुबोध नागरिक बनकर निकलते हैं। उस ग्राम का, उस प्रदेश का, उस जिले का नाम रोशन करते हुए अपने देश पर गर्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। वे बच्चे ही तो होते हैं आज देश का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रदेश का वो मुख्यमंत्री हो, और चाहे वो ग्राम का स्नेही सरपंच हो। आखिर वो कभी बच्चे तो थे, लेकिन अपनी लगन, अपनी योग्यता और अपने जुनून से वह स्थान ग्रहण करते हैं। इसमें शिक्षा कारगर सिद्ध होती है। अच्छी शिक्षा जहां भी मिले, ये हमारे प्रबुद्ध जनों ने, हमारे विद्वानों ने ये हमें आशय दिया है, भरोसा दिलाया है कि जहां भी जो कुछ भी आपको अच्छा सीखने मिले उसे अवश्य सीखो, चाहे वो छोटों से मिले, चाहे बराबरी वालों से मिले या अपनों से बड़ों से मिले। ज्ञान हमें कहीं भी मिले उसे हमें प्राप्त करना परम आवश्यक है, और बिना ज्ञान के इस संसार पूरा अंधकारमय है। विषय बदल रहे हैं, समरूपता में भेद हो रहा है, इतना अंतर यहां समझने में आया।
लेकिन शिक्षा में कहीं परिवर्तन नहीं है। शिक्षा के स्वरूप बदल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि केचुआ भी एक सामाजिक इकाई है, पर उसके हमें हाथ पांव या अन्य भाग दिखाई नहीं देते, लेकिन है तो वे जीव। और मनुष्य या चराचर और भी जीव, उनमें हाथ पैर मुंह सब कुछ अंग दिखाई देते हैं, तो पर है तो मनुष्य या है तो जीव। तो शिक्षा कितने भी विभागों में बदल जाए, लेकिन रहेगी शिक्षा। और उसे ग्रहण कौन करेगा? जिसके पास जिद होगी, जुनून होगा और अच्छी नीति और अच्छी सोच होगी। वही कदम ताल बढ़ाते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। और यदि आपकी अनीति, आपके पास शिक्षा की कमी, तो सीढ़ियों से वापस नीचे चले जाते हैं। यह हम किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, शिक्षा से ही आगे बढ़ते हैं। शिक्षा ही परम धर्म है, शिक्षा ही समाज है, शिक्षा ही सार्वभौमिक है। धर्म कोई भी हो, शिक्षा सभी धर्म समान रूप से देते हैं। हर धर्म में यही सिखाया जाता है कि आप धर्म पथ पर चलिए, आप सत्य के मार्ग पर चलिए। कोई भी पुस्तकें पढ़े हम, पुस्तकों के कितने भी अभिन्न रूप हों, लेकिन यदि आपने उन्हें पढ़ने का प्रयास नहीं हुआ या प्रयास आपने नहीं किया, आप 12वीं कक्षा में आ गई हमारी छात्राएं बहनें या हमारी बेटियां, यदि आपने पुस्तक नहीं खोल के देखी तो आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? हमारे पास इतने धर्मशास्त्र हैं, लेकिन कोई उन्हें कभी खोल के देखता है? नहीं देखता। आप अपने विषय की अगर पुस्तकें नहीं पढ़ते तो कितने विषय बदल रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। पुस्तक या विद्या पर हस्तगत धनम कार्यकाले संपन्ने नासा विद्या न तद धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन समय पढ़ने पर कभी काम नहीं आता। काम केवल आता है क्या? विद्या ददाति विनयम विनया दाति पात्रत्वम पात्रत्वात् धर्मापनोति धना धर्म तत्सुखम। यदि आपने विद्या से विनय प्राप्त कर ली तो आपका जो भविष्य है वो शीर्ष पर पहुंच जाएगा। और यदि आपने अवध उस पुस्तक का या उस विद्या का आपने कोई रूपण नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, तो फिर इतने विषय बन रहे हैं। इस संगोष्ठी का यह अर्थ है कि इतने विषय बन रहे हैं आपके सहायक, या आपकी दो भाषाएं हिंदी इंग्लिश छोटे छोटे रूप में एक कर दी गई। इतनी सहायक विषय आपके लिए एक विषय से जोड़ दिए कि आप यदि सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा। वो कैसा पढ़ना पड़ेगा? ये हमारे शास्त्रों में कितनी विधि लिखी है। काक दृष्टि स्वनिद्रा वाको ध्यानम अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक के समान आपकी दृष्टि हो, स्वान के समान आपकी निद्रा हो, और वाक के समान आपकी एकाग्रता हो। आप अल्पहारी हो, गृह त्यागी हो। अल्पहारी कम भोजन करने वाले, और गृह त्यागी का अर्थ यह नहीं है कि आप घर से बाहर रहें, घर में रहें, लेकिन आप घर के सभी लोगों से थोड़े दूर रहें, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी के लक्षण है कि आपके साथ श्रृंगार सजावट इन सब से आप यदि दूर रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो गृह त्यागी के अंतर्गत आता है। और हमें कामना करते हैं, और ये बार बार यहाँ आके कहना पड़ता है, जितने विद्वान लोग जब यहाँ आते हैं, हमारे इस विद्यालय का स्वरूप देख कर जाते हैं, तो वो कृतज्ञ होते हुए कहते हैं कि ये विद्यालय है। जो आपके शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं उनका आप रुचि पूर्वक सहयोग करें। और जब आप शिक्षक के सहयोगी बन जाएंगे, शिक्षक के आप स्नेही बन जाएंगी, तो शिक्षा आपको अपने आप ही आती जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक क्या चाहता है? शिक्षक केवल अपने जीवन में अपने विद्यार्थी से
केवल मान और सम्मान चाहता है, उसे आपके धन की किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं। हम चाहे पुराने वेदों को देख लें, पुराने इतिहास उठा के देख लें, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को शिक्षा केवल इसलिए दी थी, वो शिक्षा अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए नहीं दी, जो अर्जुन के लिए दी, और अपना इसलिए ही बनाया केवल इसलिए कि अर्जुन ही हमारा ऐसा विद्यार्थी है जो मेरा जो खोया हुआ सम्मान है उसे वापस लौटा सकता है। और शिक्षक अपने विद्यार्थियों से केवल सम्मान चाहता है। वो सम्मान क्या है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय का सम्मान है कि जो हम लोग रिजल्ट देखते हैं, हमारे सरपंच यहाँ आके विद्यार्थियों को सम्मानित करते हैं। 90%, 93%, 95% हमारे बेटियां जब लाती हैं तो हम लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं, हर्षवर्धित होते हैं कि हमारे गांव का विद्यालय इतने उच्च स्तर पर पहुंच गया है कि सागर विश्वविद्यालय के शिक्षक विद्वान लोग आगे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह बड़े गौरव की बात है इस विद्यालय के लिए। और इस संगोष्ठी में जो चर्चा चली उसका हम उसका सम्मान करते हैं। उनकी जो नीतियां हैं उन्हें हमें माननी पड़ेंगी। जब गवर्नमेंट की नीतियां बनती हैं, संविधान जो हमारा बना है उसमें केवल संशोधन होते हैं, संविधान मिटाया नहीं जा सकता। कोई भी संविधान के अंतर्गत जो भी संगोष्ठी में जो पारित हो गया उसे हम मिटा नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, केवल उसको हम संशोधित कर सकते हैं, उसमें अपनी बात रख सकते हैं। तो जो हमारी शिक्षा नीति नई लागू हो रही है उसके हम विपरीत नहीं जा सकते। अब हम अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने शिक्षकों से उसका श्रेय ले सकते हैं। उस जितना ज्यादा से ज्यादा आप उनसे ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। और ये तो आगे शिक्षा है, शिक्षा चलती रहती है, और जितने आप लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं करते रहेंगे। इसके बाद भी आप पीछे आने वाली बेटियां हैं, आप लोग आगे जाएंगे। शिक्षक लोग आपके साथ में बैठे हमारे शासकीय महाविद्यालय की मैडम है, डॉक्टर हरि सिंह और विद्यालय से आए डॉक्टर लोग हैं, इनके मार्गदर्शन में आप लोग आगे बढ़ेंगे। यह बहुत बड़ी एक कामयाबी है इस कार्यशाला की कि हम इसमें सहभागी हुए और यहाँ हमारे ग्राम में इतने बड़े बड़े विद्वान आए, उनका मैं सम्मान करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम इस विद्यालय में चलते रहे, इनकी मैं हमेशा कामना करता हूँ और आशा रखता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम चले। और यहाँ के शिक्षक हम लोगों को तो जैसे बुलाते हैं, जहाँ जैसे खड़े हैं, हम लोग तुरंत आते हैं और आते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir, for enlightening us with your words. We are thankful to our government to take such a courageous step in the education sector. It will definitely work as a milestone. There was really a need for change in the education. In short, I would like to say that this new scheme is boon in many ways. It aims to focus on creativity, multitasking, and overall development of child's interest. It is perfect for the new 21st century and gives a new vision of education in future. Last but not the least, now I would like to invite our worthy staff member, Dr. Atul Pandey, who has played a mammoth role in organizing today's workshop, for extending vote of thanks. Thank you, respected ones, Adharani Acharya ji, उपस्थित अतिथि डॉक्टर अभिषेक प्रजापति सर, डॉक्टर बोध सिंह सर, डॉक्टर ज्योति मार्टिन मैम, डॉक्टर घनश्याम सिंह, श्री घनश्याम सिंह ठाकुर जी, श्री हरिकृष्ण तिवारी जी, और आज के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर के सिंह जी, और हमारे एकीकृत शाला के सभी सम्मानित शिक्षकगण, हमारे विद्यालयीन सहयोगी और उपस्थित छात्राओं, विद्यार्थियों। मैम ने कहा अभी कि इट इज़ अ मैमथ टास्क। इट इज़ नॉट अ मैमथ टास्क। मैमथ टास्क का मतलब होता है बच्चों बहुत ही कठिन कार्य। बेटा कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य था यह नीति को बनाना। हम लोगों ने तो सिर्फ एक सभा आयोजित की है, इसको सिर्फ आयोजन के रूप में लाना इट इज़ नॉट अ बिग टास्क। थैंक्स तो हमें देना चाहिए यहाँ उपस्थित हमारे अतिथियों का, डॉक्टर बोध सिंह सर, डॉक्टर अभिषेक सर को। इतने शॉर्ट नोटिस पर सर लोग अपना कीमती समय दिए, अपने ठाकुर साहब, अपने तिवारी जी, इन लोगों ने आकर के जितना हमें गौरवान्वित महसूस कराया है, इतना हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यह लोग हमारे बुलाने पे चले आते हैं, हम सबका गौरव बढ़ाते हैं और आप सबको अपनी कीमती सूचनाएं प्रेषित करते हैं।
हम हमेशा इनसे सीखते रहेंगे और अनुरोध करते हैं कि आप लोग जरूर आया करें, इससे हमारे विद्यार्थियों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैम Now I would like to invite our honorable principal of the school to present a token of respect to our guests. Thank you very much. Thanks to all of you for being the part of this particular workshop and being so patient in listening carefully to all the speakers. Thank you very much.